बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल को नेक्स्ट उसकी कुछ आइटम्स के टैक्स ट्रीटमेंट सीखेंगे। जबकि इसको स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक दो टर्म्स हैं इसकी जो मैं चाहूँगा कि आपको एक्सप्लेन करूँ। तो देखते हैं जी। तो समझने की आइटम है वो हमारी है जी बीपीएस, ये एक टाइम स्केल है जो मैंने दिया है। लिखा है यहाँ पर कि जब कोई आपकी जॉब होती है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर या सेमी गवर्नमेंट में, तो आपको बेटा ये एक स्केल के मुताबिक आपको जॉब दी जाती है। इस स्केल के अंदर क्या होता है, ये बीपीएस का मतलब होता है बेसिक, बी फॉर बेसिक, पी फॉर पे, एस फॉर स्केल होता है, बेसिक पे स्केल। जब भी कभी आपकी जॉब होती है तो जॉब के ऊपर आपको जो सैलरी मिलेगी वो इस स्केल के मुताबिक मिलेगी। ये बेसिक है। जब आपकी कुछ जॉब स्टार्ट होगी तो उसको कम से कम इतनी वैल्यू दी जाएगी, इतने पैसे आपको दिए जाएंगे सैलरी में। और बाकी जो इससे हटकर अलाउंसेस अलग होंगे। अलाउंसेस वगैरह से हटकर आपको जो एक्चुअल सैलरी रिसीव होगी मिनिमम वो ये रिसीव होगी, तो इसके मुताबिक दी जाएगी। तो इसमें देखिए बेटा, ये जो आपके साथ डिजिट लिखा है ये मैंने फर्जी तौर पे वैल्यू लिखी है। ये नाम देते हैं ग्रेड। ये मैंने सपोज किया कि ग्रेड 15 का जो बंदा जॉब करेगा उसकी सैलरी इस स्केल के मुताबिक बनाई जाएगी। तो इसके अंदर अगर आप गौर करें तो बेटा पहली आइटम जो लिखी हुई है आपके, इसको हम नाम देते हैं MTS। MTS मीन M फॉर मिनिमम, T फॉर टाइम, स्केल। इसको हम बीपीएस, बेसिक पे स्केल या टाइम स्केल का नाम देते हैं। तो इस टाइम स्केल का मिनिमम प्राइस जो है वो ये है जी, मंथली 20,000 रुपया दिया जाएगा जब ग्रेड 15 का बंदा उस ग्रेड 15 पे आएगा। जब उसकी जॉब एज ए ग्रेड 15 ऑफिसर की होगी तो उसकी जो बेसिक पे होगी अलाउंसेस के अलावा वो 20,000 रुपया होगी। तो इसे हम कहते हैं मिनिमम टाइम। इस टाइम स्केल का मिनिमम वैल्यू इतनी है, आगे इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। ग्रेड 15 कम से कम आपको ये पेमेंट मिलेगी। उसके बाद जो है, जो आप अगर गौर से देखें तो ये आगे जो वैल्यू दूसरे नंबर पर दी है, इस वैल्यू का नाम है जी, ये होता है एनुअल इंक्रीमेंट। के सालाना आपकी पे में जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे, आपकी एक्सपीरियंस होती जाएंगे, तो सालाना इजाफा इतना कर दिया जाएगा। आपकी पे में सालाना जो इजाफा होगा वो 1800 रुपया हर साल बढ़ता जाएगा। और उसके बाद ये आपकी मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम टाइम स्केल ये मैक्सिमम है। जब इस लेवल तक आप जाएगा ग्रेड 15 का बंदा, इसके बाद उसका प्रमोट कर दिया जाए ग्रेड 16 के अंदर। तो ये बेसिकली आपका ये समझाना इसलिए ज़रूरी था कि आपके न्यूमेरिकल के अंदर जो ये वैल्यू है ये यूज़ होगी MTS वाली, इसलिए यूज़ होना है। लिहाजा ये आपको समझाना ज़रूरी था कि आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए आगे न्यूमेरिकल के अंदर कैलकुलेशंस आएंगी वो आप करेंगे। तो इसको आपने बेसिकली फोकस करना है। और ये पर मंथ होती है, सालाना नहीं होती। और जो टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे वो एनुअल बेस पे करेंगे हम लोग, मंथली बेस पे नहीं होती। टैक्स आपकी एनुअल इनकम पर चार्ज किया जाता है, जबकि ये मंथ किया। फिर इसका मतलब हमें बाद में जब कैलकुलेशन करेंगे उसमें फिर हमें से 12 से ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये आपकी बेसिक चीज़ थी। अब इसके बाद हम कुछ आइटम्स के देखेंगे जी, टैक्स ट्रीटमेंट्स आइटम्स देखेंगे, आइटम क्या होती हैं, फिर आगे उनके टैक्स ट्रीटमेंट्स क्या हैं हमारे। तो सबसे पहले जो हमारा न्यूमेरिकल जब हमने स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम नेम लिखेंगे।
पर्सन का नेम क्या है, जो भी बंदा है जिसका हम न्यूमेरिकल जिसके बारे में टैक्सेबल इनकम मालूम करने जा रहे हैं उसका हमने नाम लिखना है। फिर हम लिखेंगे टैक्स ईयर। और हमारा इस वक्त जो टैक्स ईयर चल रहा है वो 2020 है, तो हम उसे यही लिखेंगे जी 2020। फिर हम इसका टैक्स ईयर एंडेड, हमारा जो इनकम टैक्स है वो बेटा 1 साल की 1 जुलाई से स्टार्ट होकर नेक्स्ट ईयर की 30 जून को ख़त्म होता है। टैक्स ईयर जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर को ख़त्म होता है उसे हम कैलेंडर ईयर कहते हैं, जबकि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स ईयर है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होकर अगले साल 30 जून पे ख़त्म होता है। तो ये भी यहाँ हम लिखेंगे 30 जून। यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर अगली जो आइटम आपने लिखी रेजिडेंशियल स्टेटस। तो नॉर्मली आपको जो क्वेश्चन है वो रेजिडेंट का आएगा जी। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल सोल्व करने जा रहे हैं या समझाने जा रहे हैं वो रेजिडेंट पर्सन से रिलेटेड होगी। और हम क्या करें, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, हमें टैक्स की कैलकुलेशन, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि हमने अपनी इस इनकम के ऊपर कितना टैक्स देना है गवर्नमेंट को। ये आपकी हेडिंग होगी। आपने इनके इस तरीके से अपनी हेडिंग को लिखेंगे मिड ऑफ पेज के आपके अंदर। फिर आप इसका परफॉर्मा बनाएंगे, ये बेटा किसी किस्म के डेबिट और क्रेडिट नहीं है। ये परफॉर्मा मैंने खुद इसमें डिज़ाइन इसलिए किया है, ये आपका जो पहला कॉलम आता है ना ये वाला, हमारा मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में शेयर किया था कि जी 2 स्टेजेस हैं इस न्यूमेरिकल की। पहली स्टेज में आप टैक्सेबल इनकम मालूम करते हो कि हमारी इनकम कितनी है जिस पर हमने टैक्स कैलकुलेट करना है। दूसरा ये कि हमने टैक्स की अमाउंट मालूम करनी होती है। तो अभी ये वो लेवल है जिसके अंदर हमने टैक्सेबल इनकम मालूम करनी है कि इनकम कितनी है जिस पर हमें टैक्स लगाना है। तो ये जो ये मेन कॉलम है इसे हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। ये टैक्सेबल इनकम का कॉलम मतलब जिस पे टैक्स लगना है, जो टैक्सेबल होगी वो हम इस कॉलम में लिख लेंगे। अब हमारी हर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, कुछ इनकम ऐसी हैं जिस पे हम टैक्स माफ़ है, वो एग्जेम्प्ट होती हैं टैक्स से। एक कुछ ऐसी हैं जिसमें से हाफ पे टैक्स लगता है और हाफ पे नहीं लगेगा, या कुछ पोर्शन पे टैक्स लगेगा, कुछ पोर्शन आपको एग्जेम्प्ट होगा। तो उसके लिए ये कॉलम बनाया जाता है। इसे मैं नाम लूँगा जी कैलकुलेशन एंड एग्जेम्प्ट इनकम कॉलम। ठीक है जी, इसका नाम टैक्सेबल इनकम, यहाँ पे टैक्सेबल इनकम कॉलम है। इस कॉलम में सारी वो लिखनी है जो हमारी एक्चुअल ज़रूरत है, जिसके लिए हमने काम कर रहे हैं कि टैक्स मालूम करना है।
ये इसे मैं नाम दूंगा जी कैलकुलेशन एंड एग्जाम्प्ट इनकम कॉलम, कि इसके अंदर जो एग्जाम्प्ट इनकम वो यहाँ लिखी जाएगी, या जिसके ऊपर हमने कैलकुलेशन कोई करनी है वो भी यहाँ पे लिखी जाएगी। बस ये 2 कॉलम है और इसमें डिटेल लिखी जाएगी, हमारे टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो सारे वो बताए जाएंगे उसके अंदर। तो जी हमारा जब सवाल स्टार्ट होगा बेटा, जो पहली आइटम होगी वो होगी बेसिक पे। जब भी स्टार्ट करेंगे वो बेसिक पे से न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा और इसे हमने मेन कॉलम में लिख लेंगे अपने। इसके बाद मैंने लास्ट सेक्शन में बताया था कि हमारी सैलरी जो होती है, इसके बल्कि यहाँ पर हम पहले हेडिंग देंगे और इस हेडिंग को हम नाम देंगे इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12। अब सारी इनकम जो हम पढ़ेंगे सारा सैलरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल यहाँ स्टडी करेंगे कि सैलरी इनकम क्या है। तो सबसे पहले जो आनी है वो आनी है बेसिक पे, तो कि हम इन मेन कॉलम पे लिख लिया जाएगा। इसके बाद मैंने अपने लास्ट सेक्शन में कुछ आइटम्स बताई थी, तो ये थी कि हमारी इनकम से हटकर भी कोई आइटम्स हैं, इस इनकम से हटकर, यानी कि इस सैलरी से जो हमने समझते हैं कि ये सैलरी है, इसके अलावा अलाउंसेस वगैरह और भी इनकम्स आपकी एडिशन होती हैं, तो वो हम अब यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अपने न्यूमेरिकल में आपने 5 तरह की इनकम्स जो है वो इसमें देखनी है आपके, जिसमें से पहले आपके आएगी जो ऐड होनी है वो आ जाएगी जी कमीशन। कमीशन हम इसमें ऐड कर लेंगे कि जी हमारी जो एम्प्लॉयर है वो कहते हैं एक फ़िक्स सैलरी है आपकी, फ़िक्स पे दे दिया, प्लस आपकी कमीशन होगी, तो कमीशन भी हमारी इसमें ऐड होगी। प्लस इसमें आ जाता है बोनस, वो इसमें ऐड हो जाएगा जी। सालाना जो आपको बोनस दिया, वैसे 6 मंथ से बोनस दिया जाता है। प्लस आ जाता है जी DNS अलाउंस। हम देखते हैं कि हर साल हमारी जो इन्फ्लेशन हालात हैं उसमें इन्फ्लेशन रेट की वजह से हमारी आइटम जो जितनी प्राइस अशिया हैं उनके प्राइसेस हाई हो जाते हैं। तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन रेट की वजह से हमारी इनकम तो उतनी है लेकिन प्राइसेस हाई हो गए हैं। आइटम जितने की पहले मिल रही थी, बाइस ग्रोसरी आइटम देख लें, वो देख लें, क्लोथिंग का देख लें, तो वो जो प्राइसेस उनके पहले थे पिछले साल, आज उतरे नहीं, आज उससे थोड़े से हाई हैं। तो इस तरह से फिर गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशनल इसमें, और गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर भी जारी किया था बाकायदा कि इन हालात को देखते हुए जितना इन्फ्लेशन होती है उस लिहाज से आपकी सैलरी में उतना इजाफा मज़ीद दिया जाए, उतना अलाउंस दिया जाए। तो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन जो होंगे, जो स्पेशली गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं लोग, उनको इस इन्फ्लेशनरी रेट को बियर करने के लिए, कि इस इन्फ्लेशन की महंगाई को बियर करने के लिए उसके लिए एक स्पेशल अलाउंस दिया जाता है जो कि आपकी सैलरी में ऐड किया जाता है। उसका नाम है जी DNS अलाउंस, ये इसके लिए जाता है। इसी तरह अब अगर प्राइवेट सेक्टर में बंदा काम कर रहा है, गवर्नमेंट में नहीं कर रहा, तो फिर DNS अलाउंस का नाम चेंज होगा। ऐसा ही अलाउंस प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी मिलता है, जिसे हम नाम देंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। इसे इन शॉर्ट कोला भी लिखा जाता है, COLA, कोला, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस के नाम से इसे लिखा जाता है। और ये बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से एक लॉ पास किया गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर लोग हैं उन लोगों की ज़रूरत को पूरा किया जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से उनकी पे तो उतनी रहेगी
अगर उनकी पे उतनी रहेगी तो इन्फ्लेशन की वजह से उनके हालात ख़राब होंगे। तो वक्त के साथ साथ अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगी वैसे वैसे उसकी पे में ये अलाउंस ऐड कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट में है तो आपको DNS अलाउंस के नाम से मिलेगी ये कम अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसमेंट कोला के नाम से ये आपको अलाउंस दिया जाएगा। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर है इसमें है जी ये किस नाम से दिया जाता है, इसके लिए अलहदा कानून साजी की गई है। इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग रिलीफ एक्ट 1973। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिलीफ एक्ट 1973 के तहत ये कानून बनाया गया कि प्राइवेट सेक्टर में जो बंदे काम कर रहे हैं उनको भी ये हक हासिल हो, जैसे DNS गवर्नमेंट वालों को मिल रहा है ऐसे प्राइवेट सेक्टर को भी मिल जाए। वो भी एम्प्लॉई हैं, वो भी माशरे में रहते हैं। महंगाई सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं प्राइवेट लोगों के लिए भी होती है, लिहाजा प्राइवेट जो लोग हैं, प्राइवेट कंपनीज के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, उनको भी इन्फ्लेशन के हालात को अपने सबियर करने के लिए कुछ अलाउंस दिया जाए। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को जो अलाउंस मिलता है उसे कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस के नाम से इस कानून के तहत वो दिया जाएगा। अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं जिसके हम ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट वाले का नाम से DNS अलाउंस के नाम से दिया जाएगा। इसी तरह एक और चीज़ आती है, वो है जी ओवरसीज अलाउंस। अगर अपने बंदों को किसी दूसरे मुल्क में पॉइंट कर दिया है तो जब दूसरे मुल्क में जाएंगे तो हो सकता है कि दूसरा मुल्क हमसे डिफरेंट होगा। ऑब्वियसली जो हालात हमारे मुल्क में हैं वो हर मुल्क में वैसे हालात नहीं हैं, डिफरेंट होंगे। तो जब हम किसी हायर कंट्री में या दूसरे कंट्री में अपने एम्प्लाई को ट्रांसफ़र कर देते हैं, वहाँ एम्प्लाई कर देते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाता है, तो फिर वहाँ के हालात के मुताबिक ख़ुद को मैनेज करने के लिए सर बेसिक पे के अलावा एक स्पेशल किस्म का अलाउंस दिया जाता है जिसे ओवरसीज़ अलाउंस का नाम दिया जाता है। जब आप दूसरे कंट्री में जाएं तो उस कंट्री के मुताबिक वहाँ के रहन सहन के मुताबिक अपनी लाइफ को एडजस्ट कर सकें, तो उनके मुताबिक जो अखराजात भी करने पड़ेंगे तो उन अखराजात को पूरा करने के लिए बेसिक पे के साथ साथ आपको ये ओवरसीज़ अलाउंस ये स्पेशल ये भी दिया जाएगा। ओवरसीज़ का मतलब ये कि दूसरे मुल्क में आप चले जाते हैं तो उसके लिए जो अलाउंस दिया जाएगा। तो ये 5 तरह की आइटम्स मैंने आपसे शेयर किए हैं। जब भी आपने न्यूमेरिकल सोल्व करना स्टार्ट करना है तो वहाँ पर आप लोगों ने ये 5 चीज़ें पहले देखनी हैं। बेसिक पे के बाद 5 में से जो आइटम आपको दी गई होगी वो आप लिखेंगे। बाकी इसके बाद आपके फ्रेंच बेनिफिट्स आ जाएंगे, जितने भी आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो मैंने कल लास्ट टाइम बताया था फ्रेंच बेनिफिट या आपके पर खुद रेट्स ऑफ सैलरी का नाम इसे दिया था, जिसमें अकोमोडेशन है, मेडिकल है। हम उसको अब नेक्स्ट देखते हैं। सपोज अब मैं इस पर यहाँ बात हम जो करेंगे अकोमोडेशन है। कि हम जब किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो अगर वो हमें एक सिटी से दूसरे सिटी में भेज देते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपको या जॉब के लिए जिस जगह पे आप जॉब कर रहे हैं तो इदारा या तो आपको घर प्रोवाइड कर देता है, अगर उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो घर बनाए हुए हैं तो अपने एम्प्लॉय को एक घर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या अगर घर नहीं प्रोवाइड करता है तो फिर एक स्पेशल अमाउंट जो है उसको सैलरी के साथ दे दी जाती है कि आप ये पैसे रख लें और इन पैसों से आप कोई घर रेंट पे ले लें और वहाँ रह लें, हम आपको इसके पैसे दे रहे हैं। इसे अलाउंस का नाम देते हैं बेटा जी। इसका केस नंबर 1 है ये, इसे हाउस रेंट अलाउंस कह लें या अकोमोडेशन अलाउंस, इस नाम से भी आइटम आपको दे दी जाए
कि हाउस रेंट अलाउंस घर नहीं दिया बल्कि कैश की फॉर्म में आपकी सैलरी में एडिशन कर दिया है कि जी आप अपना भी घर किराए पर ले लें, हम आपको ये पैसे दे रहे हैं, इससे आप अपना रेंट पे कर लीजिएगा। तो ये ग्रेड वाइज डिफरेंट होता है, डिफरेंट अमाउंट होती है, जैसे जैसे आपके ग्रेड बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी अमाउंट भी बढ़ती जाती है। तो इसे हाउस रेंट अलाउंस या अकोमोडेशन अलाउंस के नाम से दिया जाता है। तो ये फुली टैक्सेबल होता है, इसे हमने मेन कॉलम में लिख देना है। मतलब ये सारी वो आइटम लिख रहा हूँ जिसके ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट करना, ये टैक्सेबल है। अब आता है कि हो सकता है कि इदारा जो है, आपकी जो कंपनी है वो आपको घर डायरेक्ट घर प्रोवाइड कर दे, घर दे दे, आपको पैसे नहीं देती बल्कि घर आपको घर ही दे देती है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, घर आपको दो तरह से मिलते हैं, या तो आपको वो फैसिलिटी दे देंगे जी, इसकी एक फर्निश घर दे देंगे, या फिर अनफर्निश किस्म का दे देंगे। फर्निश और अनफर्निश में क्या फ़र्क होगा? फर्निश से मुराद कि आपको एक घर दिया है जिसके अंदर सिंपल घर है, उसके अंदर पर्दे वगैरह लगे हुए हैं घर के अंदर, या आपको फ्रिज वगैरह प्रोवाइड कर दिया है, या आप चूल्हा वगैरह वो आपको मिल जाएगा, तो कारपेट वगैरह बिछे होंगे। ये इस तरह से आपको घर अगर दे दिया जाए खाली, मतलब आपका लिबास नहीं, आपको कपड़े वगैरह नहीं प्रोवाइड करते, आपको कोई बेड वगैरह प्रोवाइड नहीं किए जाते, आपको फर्नीचर घर का नहीं दिया जाता, खाली घर है। हाँ, जो अलमारी वगैरह अलमीरा वगैरह जो दरवाजा फिक्स हैं वो बनी होंगी, आपको कर्टन वगैरह मतलब पर्दे वगैरह लगे होंगे खिड़कियों पे, कारपेट बिछा हो, और एक फ्रिज टाइप ऐसी है बेसिक ज़रूरियात बस ये वाली दे दी जाए जिसके अंदर, तो वो आपकी अनफर्निश्ड अकोमोडेशन कहलाती है। और फर्निश्ड में आएगा जी आपका ऐसी अकोमोडेशन जिसके अंदर आपको घर के अंदर हर लग्जरी आइटम भी प्रोवाइड की जाएगी, एसी तक आपको मिल जाएगा घर के अंदर, बेडरूम्स मिल जाएंगे, बेडरूम जो होता है उसके अंदर बाकायदा बेड मिलेंगे आपको फर्नीचर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ये सारी ज़रूरियात जो सुपर लग्जरी आइटम होती हैं वो भी साथ प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो उसे हम कहते हैं फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो इन दोनों के लिए सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो देखिए नंबर 2 पे जो इसका आता है केस, अगर आपको अलाउंस नहीं बल्कि बाकायदा घर देता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे आप? रेंट फ्री फर्निश्ड और अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। मतलब आपको अपने मालिक की तरफ से घर मिल गया है, तो जब घर मिल गया तो आपकी तो बचत हो जाएगी ना, आपको रेंट नहीं पे करना पड़ेगा, घर आपको मिल गया, तो फिर हम कौन सी अमाउंट पर टैक्स लगाएंगे जब आपको घर दिया जाएगा? तो फिर इसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट बताया गया, जिसे नंबर 1 पे लिखा है अमाउंट एंटाइटल्ड if this accommodation was not provided। ये लिख देंगे कि जी अगर आपको ये घर ना दिया जाता तो फिर आपको कितनी अमाउंट मिलनी थी। मतलब ये एकोमोडेशन अलाउंस बेसिकली ये वो चीज़ है कि अगर आपको घर नहीं दिया जा रहा तो फिर आपको गवर्नमेंट ने यानी कि आपकी कंपनी ने आपको अकोमोडेशन अलाउंस देना था, घर ना देता तो अगर घर ना दिया था तो अकोमोडेशन अलाउंस कितना होना था वो आपको दिया गया होगा पेपर में, ये लिखेंगे। नंबर बी आप लिखेंगे, उसमें होगा जी 45% of MTS or basic salary। ये वो चीज़ जो मैंने आपको सबसे पहले MTS के बारे में सिखाया
कि 45% ऑफ MTS आर बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी या MTS का 45% ले लेना है। इसमें देखिए मैंने पहले लिखा है MTS। अगर आपको स्केल दिया गया है, आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली स्केल दिया गया होगा। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय की बात करें तो फिर स्केल नहीं दिया गया होगा। तो अगर आपको बेसिक पे स्केल BPS स्केल जो है या टाइम स्केल आपको दिया गया है, देन हमने बेसिक सैलरी नहीं लेनी, फिर हमने MTS का 45% लेना है। और अगर ये नहीं दिया गया, ये है नहीं है, तो फिर हमने बेसिक सैलरी जो आपको ये वाली अमाउंट होगी उस बेसिक पे का 45% लेकर यहाँ लिख देना है। अब हमने करना क्या है, इन दोनों को कंपेयर करना है। Which A or B ever is higher। इस A और B में ये जो अमाउंट्स है, एक ये लिखी अमाउंट एकोमोडेशन अलाउंस है, मतलब आपका आता है अमाउंट टाइटल, और 45% ऑफ MTS आर बेसिक सैलरी। इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी, दोनों में जो बड़ी वैल्यू होगी उस पर हम टैक्स लगाएंगे, तब वो मेन कॉलम में लिखी जाएगी। इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू होगी वो हम मेन कॉलम में लिख देंगे, उस पर हम टैक्स चार्ज करेंगे। ये था जी आपके पहला जो आपके साथ मैंने एक फ्रिंज बेनिफिट शेयर किया है। अब इसके बारे में कुछ नोट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे चाहूँगा कि आपको लिख दूँ, समझाना है आपको। अब ये अकोमोडेशन से रिलेटेड है, ये जो नोट्स लिख रहा हूँ ये अकोमोडेशन से रिलेटेड है आपके लिए। N1 कि जी इस जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है ना, इससे रिलेटेड बात करने लगा हूँ। इफ अमाउंट एंटाइटल्ड इज नॉट गिवन then only 45% of MTS or basic salary will be taxed। मतलब कि अगर ये अमाउंट नहीं दी गई तो कंपैरिजन किससे करेंगे? कंपैरिजन तो बनता नहीं, जब दो आइटम होंगी देन ही कंपैरिजन बनेगा ना। तो आपको ये दी ही नहीं गई तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों आइटम में से ये तो है नहीं, तो फिर ये जो अमाउंट होगी ना 45% MTS और बेसिक सैलरी, वो हम लेकर टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, वही टैक्सेबल की जाएगी। इसके बाद N2 नोट नंबर 2 है जी, इफ MTS and MTS is given, then we will take 45% on MTS, and if MTS is not given, then we will take 45% for on बेसिक सैलरी। मतलब कि हमने अगर MTS नहीं दिया गया देन बेसिक सैलरी लेनी है, अदरवाइज अगर MTS दिया है तो बेसिक सैलरी को नहीं करेंगे, MTS को प्रेफर करेंगे। नंबर 3 पे आपका जो आता है N2, तो ये है कि भाई ये 45% जो रेट बताया गया है ये है जी बिग सिटीज़ के लिए। लाइक आप देखें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, ये बड़े बड़े शहर हैं यहाँ पे, रावलपिंडी है, पेशावर है,
ये बड़े शहर हैं। तो इन बड़े शहरों में अगर आपको अकोमोडेशन दी जाती है तो फिर आपने रेट जो होगा वो 45% होगा। और अगर बड़े शहर नहीं, किसी छोटे शहर के अंदर आपको, मैं हरूनाबाद में देख लेते हैं, बुरेवाला में आगे हैं हम, इसके अंदर आते हैं, छोटे शहर आते हैं, कंगनपुर में देख लें, तो ये छोटे हैं, छोटे छोटे नाम हैं इनके। तो आप अगर छोटे शहर में चले जाते हैं, आपको घर मिल रहा है, तो फिर ये रेट 45% नहीं रहेगा, वो बल्कि 45% से कम होकर 30% रह जाएगा। तो 45% is for big cities, while for other than big cities are mufassal area, it will be 30%। यानी आप 45% आपका बिग सिटीज़ के लिए होगा और आपका ये है जी छोटे शहरों के लिए 30% होगा। हाँ, अगर आपको ये बताया ही नहीं गया कि 30% आपका जो एरिया है जिसके अंदर आपको घर मिला हुआ है वो किसी बड़े शहर में है या छोटे शहर में है, तो फिर वहाँ पे आपको अलाउ है कि आप एजम्पशन लिख लें कि जी मैं सपोज कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि जी बिग सिटी में अकोमोडेशन दी गई है या अदर दैन बिग सिटी में आपको अकोमोडेशन दी गई है। तो ये डिपेंड करता है, आपने एजम्पशन जो लगाओगे फिर आपने उसे नोट लिख देना कि जी मैंने ये एज्यूम किया है, फिर आपके न्यूमेरिकल में मिस्टेक नहीं होगी। वैसे नॉर्मली मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आपको ना दिया जाए तो आप बिग सिटी को प्रेफर कीजिएगा, कि बिग सिटी को एज्यूम कीजिएगा। जी, ये था आज का हमारा एक छोटा सा एक लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक सैलरी के बारे में थोड़ा सा बताया और साथ आपको इसके बारे में शेयरिंग की कि पहला एक जो सैलरी के साथ साथ आपको एक फ्रिंज बेनिफिट या परक्विजिट्स, जो पहले परक्विजिट्स रिसीव होता है वो है जो अकोमोडेशन, ये हमने आज कंप्लीट किया। ये इससे रिलेटेड जो आइटम्स थी मैंने आपको नोट्स की शक्ल में लिख दी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।